आज हम लोग कवर अप करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम। तो द डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम में आप लोगों को ध्यान देना है कि डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम में दो जो मेन रिवर्सल मैकेनिज्म है उसको करने के लिए, एक है फोटोलाइएज और यहाँ पे एक है एल्काइल ट्रांसफरेजेस एंजाइम और तीसरा है अल्क बी प्रोटीन। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर कैटेगराइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो एल्काइल ट्रांसफरेजेस एंजाइम है और जो एल्क बी है उनको एक ही ब्लॉक में रखा है, क्योंकि बेसिकली ये दोनों, ये एंजाइम और ये प्रोटीन, एल्काइलेशन जो हुआ है, एल्काइलेशन वाला जो डैमेज हुआ है उसको ठीक करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फोटोलाइएज जो है ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है पिरिमिडीन डाइमर्स के लिए, और हम लोग ऑलरेडी डैमेज में देख चुके हैं पिरिमिडीन डाइमर्स का फॉर्मेशन जो है वो दो तरीके से ही हो सकता है। एक साइक्लोब्यूटेन पिरिमिडीन डाइमर, साइक्लोब्यूटेन पिरिमिडीन डाइमर, और दूसरा है 6,4 फोटो प्रोडक्ट्स। तो ये ध्यान में रखना है। फोटोलाइएज इनको ठीक करने का काम कर रहा है और ये दोनों एंजाइम, एल्काइलेशन अगर हो गया है तो उसको, एल्किल ग्रुप को डीएनए से रिमूव करेगा। मतलब नाइट्रोजनस बेस पे किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे अगर हुआ है तो उसको रिमूव करने का काम ये लोग करेंगे। यहाँ पे जो फोटोलाइएज के लिए और जो ये जो एंजाइम ठीक कर रहा है उसके लिए टर्म यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे फोटो यानी लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करता है फोटोलाइएज, इसलिए इस डायरेक्ट रिपेयर मैकेनिज्म को हम लोग फोटो रिएक्टिवेशन या फोटो रिवर्सल भी कहते हैं। इसकी बात नहीं हो रही है, इसकी बात हो रही है जहाँ पे फोटोलाइएज एंजाइम, एज द नेम इंडिकेट, इट इज यूजिंग अ काइंड ऑफ मैकेनिज्म जहाँ पे वो लाइट एनर्जी का यूज करके रिपेयर को ठीक कर रहा है। फोटोलाइएज में अगर हम लोग ने जैसे अभी जस्ट बात की, ये क्या कर रहा है, पिरिमिडीन डाइमर्स को ठीक करेगा। ये क्या करेगा, रिवर्सल करेगा एल्काइलेटेड डीएनए डैमेज को। तो दोनों ही क्या कर रहे हैं, डैमेज को रिवर्स कर देंगे। यानी अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पिरिमिडीन डाइमर्स की हम लोगों ने क्या बात की, साइक्लोब्यूटेन थाइमीन डाइमर या 6,4 फोटो प्रोडक्ट बन जाते हैं। ये कैसे बनते हैं, यूवी लाइट की वजह से। तो हम लोगों ने डैमेज में देखा था कि अगर क्या हो जाए, यूवी लाइट की वजह से किसी ऑर्गेनिज्म में इस तरह का डैमेज हो जाए तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, राइट। तो डिस्टॉर्शन एक क्रिएट हो जाएगा कि भाई इस तरीके से सपोज हो जाएगा, है ना, ये जो टी थे ये आपस में ही जुड़ गए, तो अब यहाँ पे डैमेज जो है वो क्रिएट हो गया। अब जो है इसको ठीक करने के लिए कौन सा एंजाइम है, फोटोलाइएज। ये बहुत पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रखना है। एल्काइलेटेड डीएनए डैमेज हम लोगों ने ये पिक्चर पे डिस्कशन भी किया था। आप यहाँ पे जैसे देख रहे हैं ग्वानिन है और यहाँ पे ओ पोजीशन पे क्या हो गया है, मिथाइलेशन हो गया है, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि इसके 6 पोजीशन पे, इट डिपेंड्स, 6 पोजीशन पे कार्बन है, 6 पोजीशन पे कार्बन है, ये याद ध्यान में रखना है, कार्बन है, और कार्बन से अटैच जो ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, अब यहाँ पे क्या हो गया है, मिथाइलेशन हो गया है। इसको रिवर्स करना, अब ये O4 O6 मिथाइलेशन 6, ठीक। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से पिरिमिडीन डाइमर जो है वो फॉर्म होता है। पिरिमिडीन डाइमर्स ठीक होते हैं वाया अ फोटोलाइएज सिस्टम। ओके, so a specialized repair system that are capable of restoring the structure and chemistry of damaged DNA to its original state. ये एक बहुत अच्छा रिपेयर सिस्टम है जहाँ पे डायरेक्टली जो डैमेज है वो रिवर्स कर दिया जाता है, इसके थ्रू, फोटोलाइएज। अब आपके पास बहुत इम्पॉर्टेंट
बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कि आपको ध्यान में रखनी है, थोड़ा याद ही करने वाला है, राइट। जैसे फोटोलाइएज एक फ्लेवोप्रोटीन है, दिस इज अ काइंड ऑफ फ्लेवोप्रोटीन। फ्लेवोप्रोटीन अगर वर्ड बोल रहे हैं तो यानी FAD एज अ को फैक्टर यहाँ पे जरूर होगा, काम कर रहा होगा इसके साथ। ऑलरेडी यू हैव डिस्कस्ड द रोल ऑफ फ्लेवोप्रोटीन इन बायोकेमिस्ट्री। Several species possesses photoreactive enzymes, photolyases, that are capable of converting UV-induced photoproduct into their original bases. When stimulated by light with a wavelength of 300 to 500 nanometer. अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो फोटोलाइएज है वो उसके पास क्या है, एक तो ये फ्लेवोप्रोटीन है यानी इसके पास FAD होगा, प्लस इसके ये जो है जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा वो कितने की होगी, 300 टू 500 नैनोमीटर। अब इन्हीं चीज का ये इस्तेमाल करके क्या करेगा, जो इस तरीके का पिरिमिडीन डाइमर क्रिएट हो गया है उसको क्या करेगा, ठीक करेगा और यहाँ से ये बॉन्ड्स जो है वो हटा देगा और नॉर्मल थायमीन अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं बोथ CPD एज वेल एज दिस स्पेसिफिक फोटोलाइएज एग्जिस्ट, यानी कि अगर थायमीन कहने का सेंस ये है, अगर ये इसको ठीक करना है साइक्लोब्यूटेन डाइमर तो क्या इस्तेमाल होगा, CPD फोटोलाइएज। और अगर 6,4 प्रोडक्ट यूज होना है तो क्या इस्तेमाल होगा, 6,4P फोटोलाइएज। तो कहने का सेंस ये है इन दोनों ही जो इस तरीके का क्रिएशन हो गया है डैमेज, इन दोनों को ठीक करने के लिए स्पेसिफिक इनके पास फोटोलाइएज एंजाइम होता है। ओके, तो फोटोलाइएजेस आर मोनोमेरिक प्रोटीन्स 50 to 65 kilodalton that contain stoichiometric amounts of 2 chromophore। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है फोटोलाइएज के बारे में, इसके पास 2 क्रोमोफोर्स होते हैं, बहुत अच्छे से याद रखना है, 2 क्रोमोफोर्स होते हैं एंड स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज UV इंड्यूस्ड DNA लेसन्स। और ये क्या रिकॉग्नाइज करते हैं, जहां पे प्रॉब्लम जनरेट हुई है, क्या जनरेट हुई है, UV की वजह से। तो इसी डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि ये DNA था, यहाँ UV लाइट की वजह से यहाँ पे क्या जनरेट हो गया, थायमीन डाइमर जनरेट हो गए। इस तरीके से थायमीन डाइमर ऐसे जनरेट हो गए होंगे। ये फोटोलाइएज सिस्टम आएगा, ये दिस इज एन एंजाइम फोटोलाइएज एंजाइम, या इसको क्या कह सकते हैं, फोटो रिएक्टिवेटिंग एंजाइम। इसके पास 2 क्रोमोफोर होते हैं। क्रोमो अभी अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ये फोटोलाइएज एंजाइम जो है वो एक फोटो रिएक्टिवेटिंग, तो ये कॉमन सेंस होता है कि ये जो है एंजाइम लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो कोई भी कंपोनेंट जब लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो ज़रूर उसके पास कुछ ऐसा पिगमेंट होता होगा, पिगमेंटेड मॉलिक्यूल होते होंगे, उन्हीं के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं। इसीलिए इसके पास क्या है, ये 2 क्रोमोफोर्स अवेलेबल है जिसकी वजह से ये लाइट को कैप्चर करेगा। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पे आपको ये 2 क्रोमोफोर्स दिख रहे हैं, एक है मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट और एक है फ्लेविन एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, ये है नेगेटिव। और इस तरीके से आप देख रहे हैं ये क्या करता है, ये कैप्चर कर रहा है ब्लू लाइट। तो जो ब्लू लाइट रेंज होती है वो 300 to 5। अब जो हम लोगों ने पहले इंफॉर्मेशन दी है उसको भी यहाँ इंक्लूड कर लीजिए। तो ये क्या कर रहा है कि ये इस रेंज की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, यानी ब्लू लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है, ये क्रोमोफोर गैदर करता है, उसके बाद ये अपनी एनर्जी इसको ट्रांसमिट कर देता है किसको, FAD को। और इसको ट्रांसमिट करने के बाद जो है ये फिर ये जो एनर्जी से रिलेट हो ये इलेक्ट्रॉन्स को फिर यहाँ पे ट्रांसफर डोनेट करता है थायमीन डाइमर्स को, और इस तरीके से ये क्लियर इसको कर देता है यानी ठीक कर देता है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी है, एब्जॉर्ब विजिबल लाइट
मोर देन 300 नैनोमीटर, और हमने स्पेसिफाई भी कर दिया है कि क्या रेंज होता है, और फिर क्या है ये ठीक कर देता, उसके बाद ये फोटोलाइज एंजाइम रिलीज हो जाता है। यहाँ पे भी थोड़ा सा एक पिक्चर दिया हुआ है किस तरीके से थायमीन डाइमर्स जो हैं वो बनते हैं, कि ये डीएनए स्ट्रैंड्स हैं और ये इस तरीके से ये जो दो थायमीन थे नॉर्मली एडेनिन से पेयर कर रहे थे, पर ये दोनों जो आपस में पेयरिंग कर ली तो यहाँ पे डिस्टॉर्शन क्रिएट हो गए। तो ये देखिए इस तरीके से 5-6 पोजीशन में, जैसा हम लोगों ने बात की थी कि 5-6 पोजीशन में इस तरीके से ये एसोसिएट हो जाते हैं, एंड दिस इज 6,4 फोटो प्रोडक्ट। तो ये जो चीज़ें हैं हम लोग एक बार और देख लेते हैं। सीपीडी फोटोलाइएज, मतलब फोटोलाइएज ऑब्वियस सी बात है, अगर हम सीपीडी लगा दिए तो आप क्या कहेंगे, ये साइक्लोब्यूटेन पिरिमिडीन डाइमर फोटोलाइएज है, यानी ये फोटोलाइएज साइक्लोब्यूटेन पिरिमिडीन डाइमर को ठीक करेगा, दिस डाइमर को। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे यही बताया जा रहा है। फोटोलाइएज कंटेन्स 2 chromophores responsible for absorbing light energy. In all such photolyases, one of the chromophore is FADH minus and the other is either methynyl tetrahydrofolate या MTHF polyglutamate भी कहते हैं, और इसकी जगह या तो ये रहे या तो 8 हाइड्रोक्सी 5D एजाफ्लेविन या 8 HDF। ठीक, तो एक तो ये होना ही चाहिए, ये होना ही चाहिए, और फिर उसके बाद या तो ये हो या तो ये हो, तो 2 क्रोमोफोर्स होने चाहिए, FADH MTHF या FADH HDF। ठीक, तो MTHF और 8 HDF यानी इन दोनों में से कोई अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे जैसे MTHF दिखाया है तो यहाँ 8 HDF भी हो सकता है, तो अगर वो है तो दीज एक्चुअली इन दोनों का एक ही सिमिलर रोल है, क्या है कि ये ब्लू लाइट को गैदर कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा ब्लू लाइट को ये गैदर कर रहे हैं और ट्रांसफर कर रहे हैं ये एनर्जी FADH को। ये एनर्जी जो FADH के पास आई, अब ये डोनेट कर देती है पिरिमिडीन डाइमर को अपना इलेक्ट्रॉन, और इस तरीके से डाइमर के बीच में जो बॉन्ड बने हुए हैं अब ये टूट जाते हैं, क्योंकि अब इनके पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो गए, क्योंकि शेयरिंग में ही बॉन्ड्स बनते हैं, अब इनके पास अवेलेबल हो गए तो पिरिमिडीन डाइमर जो है वो अलग हो गया। अब एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि क्वेश्चंस में आ भी चुके हैं, सीपीडी जो फोटोलाइएज है, जो ये अभी हम लोग सिस्टम पढ़ रहे थे, ये बैक्टीरिया में, फंजाई, प्लांट्स या मेनी वर्टिब्रेट्स में ये तो पाया जाता है, बट प्लेसेंटल मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस वहाँ पे नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये याद रखना होगा, एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है, इनमें से इन ऑप्शन में से कौन से में सीपीडी फोटोलाइएज प्रेजेंट नहीं होता, तो इट इज नॉट present in placental mammals. This system therefore is not present. In addition, 6,4 photolyases which repair 6,4 pp's have been found in insects, reptiles and amphibians, but not in E. coli, yeast और mammals. तो ये जो इन्फॉर्मेशन है कहाँ प्रेजेंट होता है कहाँ नहीं होता है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं, तो हम लोगों ने क्या कवर अप कर लिया है, हम लोगों ने ये चीज़ कवर अप कर ली है। ठीक है, फोटोलाइज। अब हम लोग आते हैं एल्काइल रिवर्सल ऑफ, यानी कि अगर डीएनए डैमेज का कारण हो गया है कि नाइट्रोजनस बेस पे एल्काइलेशन हो गया है, तो 2 डिफरेंट क्लास ऑफ एंजाइम आर रिवर्स एल्काइलेटेड बेसेस इन ह्यूमंस एंड मैमल्स। तो जो 2 अलग अलग क्लासेस हैं, तो हम लोग पहले ही हेडिंग में हम लोगों ने देखा कि एक होता है अल्क बी, राइट, और दूसरा होता है AGT या MGMT। द फुल फॉर्म इज O6 एल्काइल ग्वानिन डीएनए एल्काइल ट्रांसफरेज, O6 एल्काइल ग्वानिन डीएनए एल्काइल ट्रांसफरेज, राइट, और या एल्काइल यहाँ पे अगर मिथाइल ग्रुप अटैच है तो आप O6 मिथाइल ग्वानिन, दिस वे O6 मिथाइल ग्वानिन मिथाइल ट्रांसफरेज। तो इसलिए ये MGMT का मतलब क्या हो गया, आप एल्काइल कौन सा मिथाइल ग्रुप अटैच है तो आप वही नाम लिख सकते हैं कि O6 मिथाइल ग्वानिन मिथाइल ट्रांसफरेज।
और या सिर्फ एल्काइल ग्वानिन ट्रांसफरेज, तो ये एंजाइम होते हैं। दूसरा मैकेनिज्म क्या है, एल्क बी। एल्क बी इज एल्क बी रिलेटेड अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिपेंडेंट डाईऑक्सीजनेज, right? This is a kind of enzyme which is ALK-B related alpha ketoglutarate dependent dioxygenases, right? तो ये याद रखना है। अब हम लोग बात बारी बारी से इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, एल्काइल ट्रांसफरेजेस। तो दीज आर एक्चुअली एल्काइल ट्रांसफरेजेस एंजाइम। तो alkyl transferases in prokaryotic and eukaryotic cells, a group of DNA repair proteins termed DNA alkyl transferases have evolved that are capable of repairing damage by डैमेज रिवर्सल। तो ये जो है प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं ये एंजाइम्स, और इन एंजाइम्स का काम क्या होता है कि ये एल्काइल ग्रुप जहाँ पे बेसेस में अटैच हुआ है वहाँ पे उसको डायरेक्टली पकड़ेंगे और हटा देंगे। तो इस तरीके से ये डायरेक्ट एक्शन कर रहे हैं और रिवर्स डैमेज को तुरंत रिवर्स कर दे रहे हैं। ठीक, तो द O6 एल्काइल ग्वानिन डीएनए एल्काइल ट्रांसफरेज एंजाइम रिवर्सेस ओ एल्काइलेटेड डीएनए लेसन्स, यानी कि ऑक्सीजन पे जो हम लोगों ने देखा था अगर एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाता है, यहाँ पे जैसे अटैच है तो वो क्या होता है, ये रिवर्स कर सकते हैं। ठीक, उसको तो कर ही सकते हैं, पर साथ साथ में क्या याद रखना है, O6 मिथाइल इथाइल 2 क्लोरोइथाइल बेंजाइल एंड एलिफैटिक ग्रुप्स, the pyridoxal butyl adducts of guanine and even repair the O6 guanine alkyl O6 guanine interstrand cross-link। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी भी तरीके का इथाइल ग्रुप लगा हो, मिथाइल ग्रुप लगा हो, क्लोरोइथाइल बेंजाइल ग्रुप, इस तरीके का एल्काइलेशन हुआ हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप देख रहे हैं। तो ये जो एंजाइम्स हैं ये क्या कर सकते हैं, उनको ढूंढकर वहां से वो ग्रुप रिप्लेस कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं और फिर डैमेज को ठीक कर सकते हैं। ठीक, तो सिर्फ उसी पे नहीं, यहाँ पे देखिए कितने सारे लेसन्स हैं जहाँ पे इस तरह के इवेंट्स हुए हों तो ये तुरंत रिवर्स कर सकता है। इस फिगर से आपको आराम से क्लियर हो जाएगा कि अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एल्काइल ट्रांसफरेज एंजाइम है जिसका नाम क्या है, ये इट्स अ टाइप ऑफ एल्काइल ट्रांसफरेज एंजाइम। इसका नाम क्या है, मिथाइल ग्वानिन मिथाइल ट्रांसफरेज। तो जिससे अब इसका नाम, इनके नाम कैसे दे दिए गए हैं, जो जिस सबस्ट्रेट पर वो एक्ट कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं ये वाला जो एंजाइम है, ये एंजाइम कर क्या रहा है, ये एंजाइम दिस एंजाइम, इस एंजाइम का काम क्या यहाँ पे हो रहा है कि वो ग्वानिन को देख रहा है, ग्वानिन के मिथाइल पे, तो मिथाइल अटैच है तो इसीलिए मिथाइल ग्वानिन। अब ये क्या कर रहा है, मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा है खुद पे। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये MGMT एंजाइम है, इसके एक्टिव साइट पे सिस्टीन प्रेजेंट होता है। तो ये आता है मिथाइल ग्रुप को लेता है और इसके सिस्टीन से ये मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है और ये अब यहाँ पे मिथाइलेशन रिमूव हो गया। तो अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे इसने मिथाइल ग्रुप को रिमूव कर दिया। तो आप देख रहे हैं अ सिंगल AGT मॉलिक्यूल, ये एक तरह से क्या है, एल्काइल ट्रांसफरेज एंजाइम है, रिमूव्स द एल्काइलेशन एडक्ट इन अ वन स्टेप। देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ एक स्टेप में, सिर्फ एक स्टेप का रिएक्शन हुआ और डैमेज डायरेक्टली रिवर्स हो गया, अपने नॉर्मल पोजीशन पे वो आ गया। By transferring the alkyl group from the oxygen of DNA base to the cysteine residue in its catalytic pocket। तो ये मिथाइल ग्रुप को कैप्चर कहाँ कर रहा है, कौन सा अमाइनो एसिड है जो एक्टिव साइट पे प्रेजेंट है, वो मिथाइल ग्रुप को कैप्चर कर रहा है विच इज सिस्टीन। तो ये याद रहना चाहिए। तो रिस्पेक्टिव एंजाइम का नाम हो गया और ये इट्स अ टाइप ऑफ AGT मॉलिक्यूल और ये इस तरीके से डैमेज को रिपेयर कर रहा है।
Let's have a look to the statement 2. Repair occurs in a single step reaction by direct alkyl group transfer from DNA to a cysteine residue in the active center of the repair molecule. Thereby, the alkyl transferase becomes inactivated. And now this point is literally very important. अब ये क्या है, alkyl transferase enzyme now become inactivated and guanine and thymine in the DNA is restored. तो जहाँ पे भी ये, क्योंकि इसने जैसे ही सिस्टीन रेसिड्यू से मिथाइल को कैप्चर किया, ये ट्रांसफरेज अब इनएक्टिव हो गया। अब यहाँ पे इस बात को ध्यान में क्यों बोला जा रहा है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एल्काइल ट्रांसफरेज, हम लोग एंजाइम का जनरल फंक्शन जानते हैं कि कोई भी एंजाइम जब ए से बी बनाता है तो वो क्या है, ये एंजाइम तो वो बार बार ए को पकड़ेगा, बी को बनाएगा, क्योंकि दे एंजाइम्स कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन इन अ रिएक्शन। पर यहाँ पे क्या है, ये एंजाइम ऐसा है कि एक बार ये यूज हुआ फिर वो इनएक्टिव हो जाएगा, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं, सुसाइडल एंजाइम। तो अगर ऑप्शन में दिया हो कि इन चारों में से कौन सा सुसाइडल एंजाइम है, तो यू शुड हैव एन क्लियर कट आइडिया, या कौन से रिपेयर मैकेनिज्म में, तो तमाम स्टेटमेंट भी क्रिएट हो सकता है कि एल्काइल ट्रांसफरेज सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक्टिव सेंटर पे उसके सिस्टीन प्रेजेंट होता है और यूज अप होने के बाद वो इनएक्टिवेट हो जाता है, और जिसकी वजह से उसको सुसाइडल एंजाइम कहते हैं। Because repair enzyme is used up during the repair reaction, alkyl transferase repair proteins are considered as suicide enzymes. So, AGT has a special and complex significance in the cancer field. तो अब आप देख रहे हैं कि जो AGT मॉलिक्यूल है वो क्या है कि उसके खूब सारे सबस्ट्रेट कोई वो यूज कर सकता है, एल्काइलेशन को हटा सकता है। तो इसीलिए कैंसर फील्ड में इसको एक तरह से क्या किया जा रहा है, अलग अलग तरह के सबस्ट्रेट बनाए जा रहे हैं, स्यूडो सबस्ट्रेट, जो एल्काइलेटिंग एजेंट्स एज अ थेरापेटिक यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब भाई किसी को कैंसर है, ठीक, तो आपने थेरापी दे रहे हैं कि जो आपने मेडिसिन दी उसको, उस ड्रग में वो क्या कर दे कि जाके डीएनए पे एल्काइलेशन कर दे। तो वो क्या करेगा, एल्काइलेशन करेगा जाके, तो जब एल्काइलेशन करेगा तो क्या हो जाएगा, डीएनए डैमेज हो जाएगा। जब डीएनए डैमेज होगा तो फिर क्या होगा, वो रेप्लिकेशन नहीं कर पाएगा। जब रेप्लिकेशन नहीं कर पाएगा तो सेल डेथ होने लगेगी। तो दिस इज द प्रोसेस कि किस तरीके से थेरापेटिक एल्काइलेटिंग एजेंट्स जो हैं वो यूज हो रहे हैं। उन्हीं के साथ साथ क्या हम यूज कर सकते हैं, इट कैन बी अ टारगेट कि हम स्यूडो सबस्ट्रेट बनाएं और उसके जो कैंसर कीमोथेरेपी में हम उसको यूज कर पाए, ठीक है, ताकि वो रेजिस्टेंट हो पाए। अगर हम क्योंकि हम जानते हैं एजीटी इज अ काइंड ऑफ पोटेंशियल टारगेट, तो एल्काइलेशन हुआ होगा तो वो अगर हम उसके साथ स्यूडो सबस्ट्रेट डाल रहे हैं तो वहां पे वो क्या करे, उस चीज को यूज्ड अप कर दे। तो इस तरीके से ये जो एजीटी है वो कैंसरस एरिया में भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हम लोगों के दो वो खत्म हो गया, एल्काइल ट्रांसफरेजेस या एल्काइलेटिंग एजेंट्स जब डीएनए को डैमेज करते हैं, एल्काइलेशन नाइट्रोजनस बेस पे करते हैं। एल्काइल ट्रांसफरेज का तो मेथड है ही है, एक और मेथड हो सकता है द यूज ऑफ अल्क बी प्रोटीन। अब ये आप देख रहे हैं अल्क बी रिलेटेड अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिपेंडेंट डाइऑक्सीजनेज, जो भी हम लोगों ने देखा भी, रिवर्स एन एल्काइलेटेड बेस एडेक्ट। अब आप डिफरेंस देख सकते हैं, जब भी बताया था यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन। तो कार्बन 6 से अटैच ऑक्सीजन, उस पे मिथाइल ग्रुप अटैच होता है। कार्बन के 6 कार्बन कहाँ प्रेजेंट है, 6 पोजीशन पे, उस पे ऑक्सीजन, उससे मिथाइल ग्रुप अटैच होता है। उसे ठीक करने के लिए आपके पास एजीटी ग्रुप ऑफ एंजाइम्स हैं जो कि मिथाइल ग्रुप को पकड़ के निकाल देंगे। पर अगर एन पोजीशन पे मिथाइलेशन हो जाए, मान लीजिए एन पोजीशन यहाँ पे मिथाइलेशन हो रहा है, इसको निकालने के लिए बेहतर कौन है, एल्क बी।
ठीक है, बस यही है। द थर्ड एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डैमेज रिवर्सल इज प्रोवाइडेड बाय अल्क बी, अ प्रोटीन दैट इज फाउंड इन मोस्ट परहैप्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस। Now there are 9 human homologue of E. coli ALK B. ठीक है, so these are the some recent discoveries. तो इनके लगभग 9 ह्यूमन होमोलॉग्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, विच आर डेसिग्नेटेड एज एल्क BH128। तो ह्यूमन में जो भी प्रेजेंट हैं उनका नाम एक ये है, यानी एल्काइलेशन रिपेयर होमोलॉग, और एक क्या है FTO, फैट मास एंड ओबेसिटी एसोसिएटेड इन ह्यूमन सेल्स। तो ये भी एक प्रकार की क्या है, एल्क बी प्रोटीन। तो जो एल्क बी है एक्चुअली इट्स नेम was being used in E. coli, ठीक है, और पर उसके 9 ह्यूमन होमोलॉग्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और जो कि वो इसी तरीके का एल्काइलेशन इवेंट जो हो चुके हैं उनको ठीक करने का काम करते हैं। दिस प्रोटीन इज अ मेंबर ऑफ क्लास ऑफ एंजाइम अल्फा कीटोग्लूटरेट डिपेंडेंट। तो ये जो प्रोटीन है इसको अपना काम करने के लिए 2 चीज की जरूरत है, अल्फा कीटोग्लूटरेट एंड आयरन डिपेंडेंट, ठीक है, ऑक्सीजनेज। तो इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अब आप देख रहे हैं एक एल्क बी हो गया, फिर या तो ये पूरा दिया जाए एल्क बी रिलेटेड दिस डिपेंडेंट डाई ऑक्सीजनेज, और आपको या इस तरीके से भी दिया जाए। तो ध्यान में रहना चाहिए कि इसका ये जो फंक्शन है उसके एल्क बी के फंक्शन के अकॉर्डिंग भी उसका नामकरण है, विच इज अल्फा कीटोग्लूटरेट आयरन डिपेंडेंट ऑक्सीजनेज, ठीक, विच यूज आयरन ऑक्सो इंटरमीडिएट्स टू ऑक्सीडाइज केमिकली इनर्ट कंपाउंड्स। तो ये सेट्स यूज इट। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये किस तरीके से यूज होता है। इस प्रोसेस में जो अल्फा कीटोग्लूटरेट है, ये थोड़ा अब ध्यान से देखें, अल्फा कीटोग्लूटरेट आपको नाम याद आ रहा होगा क्योंकि वी हैव डिस्कस्ड इन वेरी डिटेल्स इन क्रेब्स साइकिल अबाउट दिस स्टेप। तो वहां पे आप उससे रिलेट कर सकते हैं। अल्फा कीटोग्लूटरेट इज कन्वर्टेड टू सक्सिनेट एंड CO2 which is similar to one of the steps in TCA, right? आपने वहां देखा होगा। तो हम लोग देखते हैं ये जो अल्फा कीटोग्लूटरेट टर्म बार बार आ रहा है किस तरीके से एल्क बी से वो रिलेट करता है। तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपके सामने साइटोसिन है। साइटोसिन के 3rd पोजीशन पे मिथाइलेशन हो गया है, N3 पोजीशन पे ये मिथाइलेशन हो गया है। और अब क्या है, एल्क बी प्रोटीन आया। एल्क बी प्रोटीन अल्फा कीटोग्लूटरेट डिपेंडेंट है, तो इसने अल्फा कीटोग्लूटरेट से क्या बना दिया, सक्सिनेट, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसने सक्सिनेट बनाया तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, यानी कि CO2 एक रिमूव हो रहा है। फाइन। So alpha ketoglutarate is now getting converted to succinate and meanwhile CO2 is released. Therefore ALK B ने क्या यूज किया, अल्फा कीटोग्लूटरेट को, और जब ये यूज किया तो यहाँ पे इसने इस रिएक्शन में यहाँ पे क्या आ गया, हाइड्रोक्सिलेशन इसने कर दिया मिथाइल ग्रुप का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एल्क बी प्रोटीन को अल्फा कीटोग्लूटरेट चाहिए यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करने के लिए, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, तो एक चीज ऑक्सीडाइज हो रही है तो दूसरी रिड्यूस हो रही है। तो एल्क बी प्रोटीन अल्फा कीटोग्लूटरेट को ऑक्सीडाइज कर रही है, देखिए ऑक्सीडाइज कर रही है, और मिथाइल ग्रुप को रिड्यूस कर दिया, ठीक। पर इस प्रोसेस में सक्सिनेट और CO2 रिलीज हुए। तो CO2 रिलीज हो रहा है तो वी आर यूजिंग द टर्म डीकार्बोक्सिलेशन, और क्योंकि अल्फा कीटोग्लूटरेट जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो हमने यूज किया ऑक्सीडेशन। तो इसलिए क्या हुआ, ऑक्सीडेटिव और डीकार्बोक्सिलेशन कपल, ऑक्सीडेशन भी हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन भी हुआ। तो आई रिपीट, ऑक्सीडेशन अल्फा कीटोग्लूटरेट का हुआ, और मीनवाइल हमारा क्या बना, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, और दिस लीड टू
अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड टू द हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ मिथाइल ग्रुप, ये हो गया। तो ये रिएक्शन हुआ। First statement is alkyl is capable of reversing methylation at first position of adenine and the structurally similarly third position of cytosine। तो मेनली देखा जाए तो फर्स्ट पोजीशन एडेनिन का या थर्ड पोजीशन पे भी एन प्रेजेंट है, तो वहां पे अगर मिथाइलेशन होता है तो एल्क बी इज बेसिकली प्लेइंग अ इम्पॉर्टेंट रोल इन डीमिथाइलेटिंग इट। अब आगे क्या होता है, आगे के स्टेप में द मिथाइल ग्रुप देन स्पॉन्टेनियसली डिकम्पोजेस टू फॉर्मल्डिहाइड। नाउ दिस ग्रुप इज easily decomposed to formaldehyde and being released, और फिर आपका ये साइटोसिन रिस्टोर हो गया, ठीक हो गया, यहां से मिथाइल ग्रुप रिमूव हो गया एट दैट थर्ड पोजीशन। तो हम लोगों का जो डायरेक्ट रिपेयर मैकेनिज्म जो हम लोगों ने बात की, तीन चीजें आती हैं उसमें, एक फोटो रिएक्टिवेशन और एल्काइल ट्रांसफरेजेस और एल्क बी। एल्काइल ट्रांसफरेजेस और एल्क बी दोनों ही एल्काइलेशन को रिमूव करने के लिए काम कर रहे हैं, और फोटोलाइएज जो है पिरिमिडीन डाइमर्स को रिमूव करने के लिए।